ओके, तो टॉपिक है हम लोग का कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन। बच्चे कंटिन्यू। सर सभी बच्चे आवाज को सर 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 यस अभिजीत 30 नंबर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो आप भेजे थे, ये बता दीजिए ना एक बार। कौन सा 30 नंबर जो आप भेजे थे ना इलस्ट्रेशन में। थोड़ा मुझे शेयर कीजिए वो क्वेश्चन, फिर हम उसको देख करके बताते हैं आपको, ठीक है? ओके सर। ओके, कंटिन्यू कीजिए यहाँ पर। तो मीनिंग ऑफ मटेरियल बच्चे, मटेरियल कंट्रोल जो है या इन्वेंट्री, मटेरियल को हम लोग इन्वेंट्री भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल क्या लिखवाए थे कि सिस्टमैटिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ परचेज, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ मटेरियल इन सच अ वे so as to maintain an even flow of the production and at the same time avoiding excessive investment in inventories. इसका मतलब ये होता है कि जो भी मटेरियल आप परचेज करते हो, आप अपने कैपेसिटी को देखते हुए, अपने स्टोरेज को देखते हुए कि कहां पर उसको स्टोर रखना है ताकि मेरा मटेरियल वेस्टेज ना हो। बच्चे इसका सिंपल मीनिंग है कि मटेरियल कंट्रोल करने का मतलब ही है कि जो मटेरियल हम परचेज कर लिए वो मटेरियल मेरा किसी भी कारण से वेस्टेज ना हो, उसको कौन सा टेक्निक यूज करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? मटेरियल कंट्रोल का पॉइंट क्यों आया? सिंपल वर्ड आया कि जो भी मेरा मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, जिस मटेरियल से मुझे फिनिश गुड्स यानी फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना है, बनाना है, तो उसको बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है। तो क्या उस समय तक उस मटेरियल को हम प्रॉपर्ली अरेंजमेंट कर सकते हैं, सही ढंग से रख सकते हैं? कौन सा टेक्निक यूज करें ताकि मेरा कम से कम क्या हो, मटेरियल वेस्टेज हो। यही टॉपिक है आज का, यही डिफिनेशन में ये बता रहा है। आगे लिखिए, इफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल, इफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल कट CUTS कट्स आउट लॉसेस, यानी ये लॉस को कम करता है। अगर आप मटेरियल को सही ढंग से कंट्रोल करोगे तो आपके बिजनेस में मटेरियल से जो भी लॉस होने वाला है उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। तो इफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल कट्स लॉसेस एंड वेस्टेज। वेस्ट, वेस्ट लिखिए WASTES। Wastes of materials that otherwise pass unnoticed. एक बार रिपीट कीजिए। Efficient material control cuts out losses and waste of material that otherwise pass unnoticed. आपको देखना ही पड़ेगा, आपको नोटिस करना ही पड़ेगा कि कहां मेरा मटेरियल बर्बाद हो रहा है, उसको क्या मैंने कौन सा टेक्निक यूज करें कि मेरा मटेरियल बर्बाद, वेस्ट ना हो, लॉस मेरा ना हो। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे, नो अंडर स्टॉकिंग, नो अंडर स्टॉकिंग।
ये क्या कहता है, ये पॉइंट समझ में आया? नो अंडर स्टॉकिंग, इसका मतलब है कि अंडर स्टॉकिंग का मतलब है कि अंडर स्टॉकिंग में लीड्स टू स्टोरेज ऑफ मटेरियल, shortage of material may arise at the time when they are urgently needed and production may then be helpful. अगर मान लो मुझे मटेरियल हम थोड़ा कम मंगा लिए और मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है, ओके, तो ना तो अंडर स्टॉकिंग होना चाहिए और ना ही ओवर स्टॉकिंग होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए स्टॉक में और ना ही स्टॉक में ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है नो अंडर स्टॉकिंग, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए नो ओवर स्टॉकिंग, थर्ड पॉइंट लिखिए इकोनॉमी इन परचेजिंग, फर्स्ट पॉइंट है नो अंडर स्टॉकिंग, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताएं, नो ओवर स्टॉकिंग। ये पॉइंट समझ में आया? अभी जो थर्ड पॉइंट बताए हैं इकोनॉमी इन परचेजिंग, इकोनॉमी इन परचेजिंग, ये समझ में आया आशुतोष? कभी कभी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है ना कि अगर मान लो आज हम मटेरियल परचेज कर लेते हैं तो क्या पता गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी चेंज हो जाए और उसमें मटेरियल का प्राइस क्या हो जाए, या तो हाई हो जाए या तो लो हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इकोनॉमी परचेजिंग उसको देखते हुए, है ना, एस्टिमेट करते हुए आपको मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा कि हम इतना मटेरियल परचेज ना कर ले ताकि मुझे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। प्राइस में बहुत सारे ऐसे भी देखते हैं कि अगर मान लो कोई, हम लोग देखते हो ना कि कोई अगर पर पीस अगर हम परचेज करते हैं उसका प्राइस और उसी को बल्क में परचेज करते हैं उसका प्राइस, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी तरह से रॉ मटेरियल जब आप परचेज करोगे तो ज्यादा क्वांटिटी अगर रहेगा तो वो क्या होगा, निश्चित रूप से उसका प्राइस आपको क्या होगा, कम लगेगा। अगर कम क्वांटिटी आप परचेज करोगे तो क्या लगेगा आपको, ज्यादा लगेगा। तो इकोनॉमी इन परचेजिंग का मतलब द परचेजिंग ऑफ मटेरियल इज हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन by purchasing material at the most favorable price the purchaser is able to make a valuable contribution to the क्या reduction in cost। यानी जो परचेजर है, परचेजर क्या सोचता है कि जो मेरा कॉस्ट आए वो कम आए। कॉस्ट कम तभी आएगा जब उसका मटेरियल कम होगा, मटेरियल का रेट कम होगा भाई, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट का तो पार्ट ना एलिमेंट ना है, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड क्या, मटेरियल। तो मटेरियल का प्राइस अगर कम होगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, वो कम होगा। नेक्स्ट मटेरियल कंट्रोल, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की मटेरियल होनी चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम वेस्टेज, कम से कम क्षति होनी चाहिए। नोट कर लिए? यस सर, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसेंशियल सर स्टॉकिंग का मतलब एक बार बताइए। स्टॉकिंग का मतलब होता है, स्टॉक समझते हैं, स्टॉक गोडाउन,
यस तो सर। मटेरियल को इस तरह से स्टॉक करके रखना है ताकि वो वेस्टेज ना हो। तो अब स्टॉक तो अपने वेयर हाउस को देखते हुए, अब मटेरियल ये नहीं कि मेरे पास रखने का जो है पर्याप्त साधन ही नहीं है और मटेरियल हम ज्यादा परचेज कर लिए, तो वो तो बर्बादी होगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन का काम तो एक ही बार आप करोगे नहीं। ठीक है, तो उसी में कहा गया है कि ना तो आपको कम होना चाहिए ना तो आपको ज्यादा होनी चाहिए। अगर स्टॉक आप ज्यादा करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, प्राइस में फ्लक्चुएट होगा, हो सकता है आज 10 रुपये है कल वो 5 रुपये हो जाए, तो चलो मुझे 5 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा मटेरियल पर, लेकिन उसको रखने की पर्याप्त साधन भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर लेते हैं, ज्यादा परचेज कर लेते हैं इस लालच में कि उसका प्राइस क्या हो जाए, बाद में कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप वहां तो बेनिफिट ले लेते हो कि चलो भाई हम ज्यादा प्राइस हो जाएगा उसको पहले ही परचेज कर लेंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, मटेरियल में फायदे मिल जाए। लेकिन अगर रखने की आपके पास में वेयर हाउस नहीं है, सही साधन नहीं है उसको, ठीक है, तो फिर तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग मतलब कम स्टॉक, ओवर स्टॉकिंग मतलब क्या, ज्यादा स्टॉक, तो ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, उतना होनी चाहिए जितना कि हम प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सर टॉपिक है या उसी में है? जैसे ऑब्जेक्टिव था ना बच्चे, यस सर। ऑब्जेक्टिव का ये, ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल करने का क्या, क्यों इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या इसका एलिमेंट्स है, यही सब चीज है। इसमें फर्स्ट लिखिए, देयर शुड बी, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, देयर शुड बी proper coordination, there should be proper coordination in all concerned department, in all concerned department, सर कोऑर्डिनेशन के बाद coordination in all concerned department, such as, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, सर्विस डिपार्टमेंट होगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट होगा, स्टोरेज एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, ईटीसी। सर रिपीट करिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट से आपको इंफॉर्मेशन लेना है, उसके बाद ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा तो फिर तो वो वेस्टेज हो जाएगा मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब तक हम पता नहीं करेंगे कि कितना अभी आवश्यक है मटेरियल, और ऐसे अपने मन से मटेरियल मंगा लेंगे रॉ मटेरियल, तो वो तो वेस्टेज ही होगा ना। तो सभी डिपार्टमेंट से, ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट शुड बी प्रॉपरली प्लान, ये प्लान के हिसाब से होना चाहिए। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स शुड बी properly planned, there should be, next point, there should be central purchasing department
there should be central purchasing department under the control of competent and expert. There should सर be डिपार्टमेंट के बाद central purchasing department under the control of a competent and expert purchase manager. अंडर द कंट्रोल Of a competent and expert purchase manager. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, देयर शुड बी प्रॉपर क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफाई कर देना है। देयर शुड बी प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल। प्रॉपर क्लासिफिकेशन के बाद से proper classification and coordination of material. हो गया? यस सर, कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल। ओके, अब इसको कंट्रोल करने का जो टेक्निक होता है, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, यही टेक्निक से प्रैक्टिकल रिलेटेड आप लोग का होगा बच्चे इसमें। ठीक है, कौन कौन सा टेक्निक होगा उसको हम लोग लिखेंगे, जिसको हेडिंग में लिखिएगा स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल। स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को कंट्रोल करने का क्या स्कोप होगा, क्या क्षेत्र होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोल रहे थे अभी? स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री कंट्रोल। स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री कंट्रोल। द फॉलोइंग एक्टिविटीज are incorporated. The following activities are incorporated. The following activities are incorporated under material control system. Under material control system. फर्स्ट लिखिएगा ए नंबर में टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। बी नंबर में लिखिए परचेज ऑफ मटेरियल्स।
टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, बी में लिखिएगा परचेज ऑफ मटेरियल्स, सी में लिखिएगा स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, और डी में लिखिएगा इशू ऑफ मटेरियल्स। कितना इसका स्कोप है? सर फोर्थ क्या बोले? डी हाँ। डी में इशू ऑफ मटेरियल, अब देखिए सबसे पहले जो टेक्निक ऑफ मटेरियल है, सर थर्ड में क्या था? थर्ड में था स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, और डी में था इशू ऑफ मटेरियल। देखो सबसे पहले टेक्निक, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टेक्निक जो है वो है एबीसी एनालिसिस। नाम सुने हैं? बता देंगे भाई, रुक जाओ। ए मतलब जो हाई क्वालिटी का मटेरियल है उसको ए कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा उससे जो कम दाम वाला है उसको बी कैटेगरी में रखेंगे, और जो सी में जो सबसे कम दाम वाला है उसको सी कैटेगरी में रखेंगे। यानी सबसे ज्यादा ख्याल जो मुझे रखना पड़ेगा वो हाई लेवल का जो मटेरियल है उसको रखेंगे। उसके बाद जो स्थान आएगा वो बी लेवल का आएगा। ये एबीसी एक एनालिसिस है। क्या है ये? पहले इसको लिख लीजिए, टेक्निक ऑफ, पहले हेडिंग लिखिए, टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। Following are the main technique. Following are the main technique of material control. आज के जमाने में एबीसी को फुल फॉर्म अगर हम कहें तो यही कहता है आज के समय में कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। सर तो पहला ऑलवेज बेटर। जी, ऐसे लिखा जाता है इसको, एबीसी एनालिसिस ऐसे लिखिएगा बच्चे आप लोग भी। सबसे पहला जो है इसमें हम लोग ऐसे कैपिटल लेटर में लिखिएगा एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस जिसका फुल फॉर्म है ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। ऐसे नॉर्मली हम अपने लैंग्वेज में आपको अभी बताए हैं कि ए में जो हाई क्वालिटी का मटेरियल रहता है उसको कंट्रोल करते हैं, बी में जो उससे थोड़ा कमजोर है मटेरियल उसको रखते हैं, और सी में कमजोर मतलब क्या? जिसका रेट कम हो। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। इसको पूरा लिखवा नोट करवा देते हैं, लिखिए तो थोड़ा एबीसी एनालिसिस में। ये कैटेगराइज किया गया है एक तरह से, समझिए। इन मटेरियल मैनेजमेंट, इन मटेरियल मैनेजमेंट एबीसी एनालिसिस इज एन sorry, in material management ABC analysis is an inventory categorization technique. Inventory categorization technique. एबीसी लिख लिए,
ABC analysis divides an inventory. ABC analysis divides an inventory into 3 categories. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, divides in 3 categories. या all items of material are classified according to their value. तो 3 कैटेगरी में इसको करते हैं क्लासिफाइड. आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई, मीडियम और लो. हाई, मीडियम एंड लो, यानी जिसका वैल्यू हाई रहेगा उसको सबसे पहले कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जिसका वैल्यू मीडियम रहेगा उसको कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जिसका सबसे कम रहेगा उसको सबसे लास्ट में कंट्रोल करेंगे. समझ में आया? क्या बात है, फोन कर रहे थे? आशुतोष आवाज आ रहा है क्लियर? हेलो, हेलो,